बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर देखना है तो यहाँ ऊपर देखें, आपको लिंक नज़र आ जाएगा। और अगला पार्ट अगर देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई, बेहतर तो ये है कि प्लेलिस्ट में चले जाएं। तरीका बता देता हूँ, इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर मिलेंगी। क्लास मैट्रिक से रिलेटेड पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक, इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। मैट्रिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी। मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी ओल्ड प्लेलिस्ट भी हैं, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी है, फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट भी है, केमिस्ट्री की भी है, लेकिन ओल्ड बुक्स की है। ठीक है, वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, कोई मसला नहीं। बहरहाल ठीक है, तो चलते हैं। 3 सीरीज़ जो हैं वो एक साथ चल रही हैं। पाकिस्तान स्टडी भी चल रही है मैट्रिक की, आपको पता है। ठीक है, ये 30 जो लिखा हुआ है ये पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का ये निमट चुका। ये 5 जो लिखा हुआ है ये आपका केमिस्ट्री मैट्रिक चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये पार्ट 12 जो लिखा हुआ है ये निमट गया अभी। चैप्टर सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक जो आई है 2024, उसका चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो निमट गया अभी। ठीक है, अब तो एसी सर्किट चैप्टर नंबर 20 जो है शुरू होगा। ठीक है भाई, तो बहरहाल एमसीक्यूज़ देखते हैं, एक्सरसाइज करेंगे हम। टॉपिक्स हम सारे कवर कर चुके। एमसीक्यूज़ से पता लगेगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर कितनी है, कितना आपने समझा। ठीक है, एमसीक्यूज़ लिख नहीं सकता यहाँ पर, मजबूरी है, वरना तो फिर लिखने में ही सारा टाइम गुजर जाएगा। इसलिए आप सुनते रहिए और बताइए आपके ख्याल में क्या ऑप्शन होना चाहिए। पहला जो है एमसीक्यू, इसके अंदर बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। ए में बोल रहा है कि ये क्लोज कंटेनर में होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, नहीं ये बात सही है, फॉल्स नहीं है। बी में बोल रहा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ये चेंज नहीं होती। तीसरे में बोल रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। डी में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। ये बात गलत है। डी में जो बात कर रहा है ना, ये बात गलत है। एक्सटर्नल स्ट्रेस जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, उसकी मदद से आप इक्विलिब्रियम को, डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जबकि ये कह रहा है कि डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो यही बात गलत है डी वाली। बाकी ए बी सी तीनों बातें सही हैं। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है, ये इसने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वो लिखना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, तो मैं एक ही लिखूँगा। बहरहाल ये आपको एक्सप्रेशंस दी हैं एक ही से रिलेटेड। ये इसने बताया 4 मोल हैं अमोनिया के, ठीक है, और 5 मोल हैं आपके पास ऑक्सीजन के, और 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनेंगे, और 6 मोल वाटर के बनेंगे। ये इक्वेशन इसने दी है। इसने बोला ये इक्वेशन है, इसमें 4 मोल अमोनिया के हैं, 5 मोल वाटर ऑक्सीजन के हैं, 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के और 6 मोल वाटर के हैं। तो ये जो नीचे आपको चारों ऑप्शंस में उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी की एक्सप्रेशंस दी हैं। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी सही है। तो भाई ये बड़ा आसान है, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट साइड जो है ये केसी में ऊपर आती है इस तरह से, इन डब्बों में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पर ये NO इसके ऊपर 4 आ जाएगा, ये जो है हमारे पास कोफिशिएंट ये ऊपर आ जाएगा, और ये H2O ये 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर अमोनिया के लिए NH3 ये 4 ऊपर आ जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए O2 ये 5 ऊपर आ जाएगा। अब देख लें इसमें से कौन सी मैच कर रही है। ये एग्जैक्टली जो ए वाली है, आई थिंक ए वाली है, बी वाली है। सी और डी तो हो ही नहीं सकती ना, उनकी आप पावर देख लें ज़रा। ठीक है, तो ए और बी में से 2 कोई हो सकती हैं, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी बन रही है, 4 6 ये सही है। उसके बाद 4 और 5 ये आ गई। ठीक है भाई, तो ये ए जो है, ये ए, ये ऑप्शन है इसके अंदर, ये वाली एक्सप्रेशन ही आपको नज़र आ रही है ए में। ठीक है भाई, सी जो है तीसरा जो है इसका, इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, रिएक्शन जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होता उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज़ से, डॉटेड लाइन से, सिंगल लाइन से, डबल एरो से या डबल स्ट्रेट लाइन से। तो ये डबल एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये सी है आपका ऑप्शन। चौथा एमसीक्यू जो है इसको देखते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज स्मॉल इंडिकेट। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है, देखें लेक्चर्स जिन्होंने अटेंड किए हैं ना वो इन्जॉय कर रहे होंगे इसको, ठीक है। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका क्या मतलब है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है वो ज़्यादातर रिएक्टेंट है, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। तो ये ए वाला ही है, इसमें ए वाला ही है, इसमें चौथे में ए वाला ही है। और ये सही बात है क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में जो है कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, ज़्यादातर आप रिएक्टेंट नज़र आएगी, प्रोडक्ट आपको कम नज़र आएगी। अगर और इससे आपको केसी की वैल्यू यहाँ जो मिलेगी वो मिलेगी बहुत थोड़ी, स्मॉल। ये हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक्सप्लेन तो यहाँ नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू बताऊँगा और ख़ुद भी चेक कीजिए अपने आप को कितना आपने समझा। इसमें से फिर उसने 4 जो है वो केमिकल इक्वेशंस जो हैं आपको दी हैं, ठीक है। चारों केमिकल इक्वेशंस में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी केमिकल इक्वेशन है केसी हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें केसी का यूनिट होगा, केसी का यूनिट होगा। तो याद है लेक्चर में मैंने बात बताई थी कि यहाँ पर आप टोटल मोल देख लें और यहाँ पर आप टोटल मोल देख लें। यहाँ पर जैसे टोटल मोल कितने बन रहे हैं, 4 और 5 ये बन रहे हैं 9, यहाँ पर 4 और 6 और ये बन रहे हैं 10। तो बस अगर आपको रिएक्टेंट साइड के टोटल मोल और प्रोडक्ट साइड के टोटल मोल ये आपको इक्वल ना नज़र आए तो समझ जाइए केसी का यूनिट होगा। और अगर इक्वल नज़र आए, मिसाल के तौर पर यहाँ भी 10 हों वहाँ भी 10 हों टोटल, तो केसी का यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहले वाले को भी देखते हैं, दूसरे वाले को भी देखते हैं, तीसरे वाले को भी, चौथे वाले को भी। तो पहला वाला जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, यहाँ पर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मोल बराबर नज़र नहीं आते, तो एग्जैक्टली इसका यूनिट बनेगा। तो ये ए है, ए है ये। छठी की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ से वो बोल रहा है कि यूनिट ऑफ केसी फॉर रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया है इसने आपको और बोल रहा है कि भाई यूनिट बता दीजिए केसी का यूनिट बता दीजिए यहाँ पर। और रिएक्शन क्या दिया है उसने, ये दिया है नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और 2 मोल बन रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, तो इसका जो है वो यूनिट बता दीजिए। भाई इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, टोटल मोल जो है कितने हो गए, 2 मोल हो गए। यहाँ पर भी टोटल मोल जो हैं वो 2 मोल हैं, तो बराबर है मामला। तो जब दोनों मोल्स का टोटल बराबर हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, तो वहाँ यूनिट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास डी जो ऑप्शन है नो यूनिट वाला, वो होगा इसके अंदर डी, नो यूनिट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। 7वां एमसीक्यू जो है वो आपको बता रहा है सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सिस्टम स्टेबल होगा कब, जब QC बराबर होगा KC के। बस यही ऑप्शन सही है, QC बराबर हो जाएगा KC के। क्यों ये सही है भाई, लेक्चर्स के अंदर पूरी QC KC बराबर इक्विलिब्रियम सब समझाया यार, अब दोबारा थोड़ी ना समझा सकता है, तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये हमारे पास 7वां जो है इसका ए है। इस सिचुएशन के अंदर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबल कहलाता है, ठीक है। 8वां जो है QC कैन बी डिफाइंड एज, QC जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन है, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम। एट स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास वक्त पर जो आप मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको हम QC कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है। 9वें की तरफ चलते हैं। 9th में हमारे पास इसने पिक्चर बनाई हुई है जो कि गलत है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरे पास जो PDF है उसमें तो है, हो सकता है आपके पास ना हो। तो उसने बताया इनमें से कौन सी पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है बैकवर्ड रिएक्शन को। याद रखें बैकवर्ड रिएक्शन जब ही होता है जब प्रोडक्ट साइड भारी होती है और रिएक्टेंट साइड हल्की होती है। प्रोडक्ट साइड भारी होती है और रिएक्टेंट साइड हल्की होती है, तभी रिवर्स रिएक्शन होता है या बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तीनों पिक्चर्स के अंदर अगर आप देखें तो पहली और तीसरी वाली पिक्चर जो है
पहली वाली पिक्चर में ब्लू बॉल से रिप्रेजेंट किया है प्रोडक्ट को, तो ब्लू बॉल्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। तीसरी वाली पिक्चर के अंदर रेड बॉल से जो है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, रेड बॉल ज़्यादा नज़र आएंगी। तो इनमें से 1 और 3, तो ये ए ऑप्शन, इसको सही कर लीजिए आप, ठीक है। ए ऑप्शन जिसमें इसने 1 और 2 बोला है ये गलत है, 1 और 3 है, 1 और 3 है। ये आपको बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन को बता रही हैं पिक्चर्स, पहली और तीसरी। 10वां जो है हमारे पास, 10वां MCQ जो है हमारे पास, वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस, केसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसमें केसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है 2 सिचुएशंस में। अब देखें यहाँ पर ये थोड़ी टेक्निकल बात है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ए है और सी है, ए एंड सी। मैं आपको बताता हूँ क्यों केसी की वैल्यू बढ़ेगी, केसी की वैल्यू बढ़ेगी। ए में बोल रहा है प्रोडक्ट इज़ लेस, अगर प्रोडक्ट कम होगी तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी। ये नहीं उसने बोला कि केसी की वैल्यू बढ़ी हुई है, नहीं नहीं नहीं, उसने बोला इंक्रीजेस, बढ़ेगी, बढ़ती है। तो ये कब होता है? जब प्रोडक्ट आपकी कम होती है। तो ए वाली बात बिल्कुल सही है। तो अगर प्रोडक्ट साइड आपकी कम है, लेस है, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? आपकी रिएक्टेंट साइड भारी है। तो रिएक्टेंट साइड भारी है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट जो है वो मज़ीद प्रोडक्ट बनाएंगी, ठीक है, और आपकी केसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। इसी को दूसरे सेंस में उसने सी में बोला है, इसी बात को उसने बोला है सी में रिएक्टेंट इज़ मोर, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब प्रोडक्ट लेस होंगे ना भाई। तो ए और सी एक ही बात वो 2 तरह से कर रहा है, तो यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक है, ठीक है। तो ए और सी मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन हैं, ए और सी, दोनों सिचुएशंस के अंदर जो है वो वैल्यू ऑफ केसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी। समझ आ रही है बात आपको? कमेंट में मुझे बताइएगा आपके व्यूज़ इसके हवाले से, जिनका कॉन्सेप्ट थॉरोली क्लियर है तो कमेंट में बताइए, डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि केसी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है इन दोनों सूरतों में, जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कम होगी तो इसका दूसरा मतलब है कि रिएक्टेंट बढ़ा हुआ होगा, और यही बात वो सी ऑप्शन में कह रहा है कि रिएक्टेंट इज़ मोर। समझ आ रही है ना बात? तो दोनों सूरतों में या तो प्रोडक्ट कम होगी या रिएक्टेंट बढ़ी हुई होगी, केसी की वैल्यू आपकी बढ़ती है। ये हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला जो आपसे बोल रहा है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल, भाई बता चुका हूँ, वीडियो बन चुकी है इसके ऊपर, डिफाइन भी कर दिया केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, एग्जाम्पल भी देके समझा दिया है, वीडियो देख लीजिए पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोल रहा है वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ डायनामिक। डायनामिक क्यों है केमिकल इक्विलिब्रियम? क्योंकि भाई ये रिएक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस लें आप और ऑक्सीजन गैस लें, ठीक है, इसको मिला के आप पानी बना दें तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स नहीं होगा। आपने यहाँ पर 10 ग्राम जो है वो पानी लिया है और आपने 2 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन गैस ली है, मिसाल देके समझा रहा हूँ आपको, तो ये 12 ग्राम जो है वो पानी बन गया, कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। ये ख़त्म हो चुके, इन्होंने अपना वजूद खो दिया और एक नया वजूद बना लिया, ये वाटर H2O। तो ये 10 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 12 ग्राम बन गया, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कहानी ख़त्म नहीं होती ना, यही तो प्रॉब्लम है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी वक्त प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, डायनामिक मामला। तो वो यही कह रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों डायनामिक है, इसलिए भाई क्योंकि कंप्लीट होता ही नहीं है, कंप्लीट होता ही नहीं है, मुकम्मल हो ही नहीं पाता। मुकम्मल होने का मतलब सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला है ना, रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते नहीं हो, रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं पाते कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है। तो ये कंप्लीट नहीं होता, इस वजह से ये डायनामिक ही रहता है। ये इसका टू द पॉइंट जवाब है। वो बोल रहा है जब आप एक इक्वेशन लिखते हैं तो आप जो है हाउ इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्टिंग्विश फ्रॉम इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इक्वेशन लिखते हुए
आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एरोस की मदद से भाई, एरोस की मदद से। सिंगल एरो होगा तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। बस आसान सी बात। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है राइट एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मोनो एटॉमिक कार्बन, क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप लिख दीजिए। इसमें मोनो एटॉमिक कार्बन है आपके पास, ठीक है भाई, कार्बन आ गई। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी आ गया। एज रिएक्टेंट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये रिएक्टेंट के तौर पर और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट के तौर पर। राइट एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उसने बोला मोनो एटॉमिक कार्बन ले लीजिए, हमने ले लिया। उसने बोला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ले लीजिए, हमने ले लिया। ठीक है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी एज अ प्रोडक्ट, हमने बना दी। इक्विलिब्रियम का भी वो हवाला दे रहा है, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2 एरो बना के बता दिया। अब इसको बैलेंस कर लें आप। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा दें आप, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए। फिर कार्बन भी 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगा दें। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैं वीडियो में अपनी सारी बता चुका हूँ, सारी तफसीलात, कौन कौन सी खसूसियात होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। पहली खसूसियत नेवर स्टॉप, ये कभी रुकता नहीं है, ये डायनामिक होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन असल में 2 रिएक्शंस का मजमूआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बताई हुई हैं वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, तो इसको रिपीट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान फ़र्क बताइए। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होता, मुकम्मल हो गया काम, एक दफ़ा ख़त्म हो गई कहानी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई, रिएक्टेंट ख़त्म, प्रोडक्ट बन गई। रिवर्स वाला मामला नहीं होगा कि थोड़ी से रिएक्टेंट ने थोड़ी से प्रोडक्ट बना दी और रिवर्स मामला शुरू हो गया, टक टक टक, ऐसा नहीं होगा। ये भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है स्ट्रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन की स्टेटमेंट दे दीजिए। तो इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, बता चुका हूँ मैं। एक्टिव मास जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ये बड़ी बात है। एक्टिव मास जो है मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। वैसे मैंने वीडियो में भी ये बात बता दी थी, यहाँ फिर दोबारा बता देता हूँ। तो एक्टिव मास का मतलब क्या है? मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। जब आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, उस वक्त जो मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है भाई, आपके पास नोट्स हो तो उसमें भी चेक कर लीजिएगा। 8वां जो सवाल है यहाँ पर, इसमें बोल रहा है वाई केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे और मे नॉट हैव यूनिट, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कभी तो इसका यूनिट होता है, कभी इसका यूनिट नहीं होता। जस्टिफाई विद एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल की मदद से। भाई आसान सी बात है, अभी बता दिया है मैंने, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के मोल अगर बराबर हैं, नो यूनिट, तो कोई यूनिट नहीं होगा। और अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के टोटल मोल जो हैं वो बराबर ना हो तो यूनिट होगा। इसको भी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वर्बली मैंने अभी भी आपको दोबारा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसकी तरफ चलें। बोल रहा है हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। आप डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं रिएक्शन की? आया फॉरवर्ड रिएक्शन अभी चल रहा है या अभी बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है? इफ़ Kc इज़ नोन टू यू, अगर आपको Kc की वैल्यू पता है तो। ये मैं अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। याद है वो फैक्ट्री का मालिक जो है उसके पास ऑलरेडी Kc की वैल्यू मौजूद है, तो Qc यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। Qc, ये जो Qc है ये बताएगा। अगर ये लेस देन Kc है तो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होगा, और Qc जो है वो ग्रेटर देन Kc है तो बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि रिवर्स रिएक्शन चल रहा होगा। और अगर Qc जो है वो बराबर हो जाए Kc के, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों चल रहे होंगे सेम रेट से। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपसे बोल रहा है
राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप इनकी लिख दीजिए। अब यार ये तो बहुत ही आसान सा काम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनके लेके लिख देता हूँ। चलो ये तो मुश्किल तो काम नहीं है इतना। बाकी इसके डिटेल्ड क्वेश्चन जो हैं और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अगले पार्ट में कर लेंगे हम। अभी इसको यहीं तक ही रख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका पहला जो है इसकी एक्सप्रेशन इक्वेशन देख लें। नाइट्रोजन गैस है, 2 मोल हैं ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बन रही है। अब यहाँ पर इसका बनाएंगे तो Kc प्रोडक्ट तो एक ही आएगा, प्रोडक्ट एक ही आएगा। कौन सा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये 2 जो है ये यहाँ आ जाएगा पावर की शक्ल में। बाकी ये नाइट्रोजन गैस यहाँ आ गई और ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आ गई, ये 2 की पावर आ गई। ठीक है भाई। दूसरी जो इक्वेशन उसने बताई है, नाइट्रोजन गैस 3 मोल जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल जो है वो अमोनिया के बन रहे हैं, 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं। ठीक है भाई। तो Kc की वैल्यू जो है, Kc की एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनेगी? यहाँ पर अमोनिया आ जाएगा पहले NH3 और ये 2 ऊपर पावर की शक्ल में आ जाएगा। ये दोनों रिएक्टेंट आ जाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, और ये 3 जो है ये पावर की शक्ल में ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई। तीसरा जो इसके अंदर है वो भी देख लीजिए। तीसरे के बारे में हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है, हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन जो है ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2 मोल बन रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के। तो इसकी Kc की एक्सप्रेशन जो बनेगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये 2 जो है ये पावर की शक्ल में आ गया, ये हाइड्रोजन गैस और ये ब्रोमीन आ गया, Br2। ठीक है भाई। ये इसकी एक्सप्रेशन होगी। बाकी जो है सेक्शन सी और न्यूमेरिकल्स वो इंशाल्लाह इसके छठे पार्ट में देखेंगे हम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।